Hello, Namaskar. So today our the next topic for the class 11 that is gravitation. अब ग्रेविटेशन का सबसे जो फर्स्ट टॉपिक हम कराते हैं दैट इज न्यूटन लॉ फॉर ग्रेविटेशन. अब इसको मैं यहाँ से नेम कर रहा हूँ दैट इज न्यूटन्स लॉ. अब ये न्यूटन ने प्रोवाइड किया था तो इसलिए इसको नाम प्रोवाइड कर रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब सबसे पहले जो आपके पास कराने वाला हूँ वो टॉपिक है न्यूटन लॉ. अब न्यूटन ने क्या कहा भाई, समझे ध्यान से. कहते हैं ना कि न्यूटन ना होता तो फिजिक्स ही ना होती, है ना. तो यही है, सब कुछ यही है करने वाला. अब इसी की सारी चीज हमें पढ़नी है. तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि अगर मैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट को ले लूं, सपोज करो मेरे पास ये मैं कोई दो ऑब्जेक्ट ले रहा हूं इस टाइप से, डिफरेंट मासेज हो सकती है, एनी शेप एनी साइज, कोई मैटर नहीं करता, किसी भी साइज की हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है. क्लियर है सभी को. सपोज दिस मास, ये जो मास है आपके पास, ये मास मैं मान लूं कि m1 मास है और ये आपके पास मास मान लिया दैट इज m2 मास. नाउ दिस इज, ये जो है आपके पास, दिस इज द सेंटर फॉर दीज पार्टिकल्स. ये इन ऑब्जेक्ट के लिए क्या है भाई, ये इसका सेंटर हो गया. ठीक है. अब इसने कहा कि अगर मैं यहां से इनके दोनों को सेंटर पॉइंट को आपस में मिला दूं इस तरीके से, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को अगर मैं लिख दूं दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. ये किससे सेपरेट किए गए हैं, बाय डिस्टेंस r से. तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने एक थ्योरी लगाई. न्यूटन ने कहा कि द फोर्स क्रिएटेड, कि जो भी फोर्स बनेगा, द फोर्स क्रिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस. कि जो भी आपके पास मास लेते हो, कि अगर मास बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ेगा. क्लियर है सभी को. दूसरा उसने कहा कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस. अब ये जो स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस है, ये वाला रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला गया इनवर्स स्क्वायर लॉ. यहां से इसको मैं दूसरे टर्म में लिख सकता हूं, इस टर्म को, इसको बोला गया दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ. याद रहे भाई, इसको ही बोला जाता है न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ. समझ आया सबको. ठीक है. तो ये आपके पास आ गया फोर्स इज इनवर्सली, मतलब कि अगर डिस्टेंस का स्क्वायर बढ़ाओगे तो फोर्स घटता आ जाएगा, और अगर डिस्टेंस को घटाओगे तो फोर्स बढ़ता आ जाएगा. समझ आए. मतलब इसका मतलब क्लियरली हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा नजदीक रहेंगी उतना ज्यादा फोर्स लगाएंगी, ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा दूर जाएंगी ऑब्जेक्ट उतना ही कम फोर्स लगाएंगे. ठीक है. अब ये मान लिया कि सपोज करो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड. ये दोनों इक्वेशन अगर दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को कंबाइन कर रहा हूं तो ये बना कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर. समझ आया सबको. ठीक है. और अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना है, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और वो कांस्टेंट क्या यूज करने वाला हूं दैट इज f इज इक्वल टू में, ये मैंने यूज किया g, कैपिटल G, एंड दिस G, ये जो G लिख रहा हूं ये वाला टर्म, ये मैंने कोई भी कांस्टेंट यूज किया है G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर. समझ आया सबको. ठीक है. नाउ दिस G, इस G को नाम दे रहा हूं, क्या नाम बोलता हूं भाई इसको, दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट. ये सभी के लिए सेम रहेगा, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट आप किसी भी साइज के ले सकते हैं, तो ये आपके पास रहेगा दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. इसको बोला गया यूनिवर्सल कांस्टेंट, कैपिटल G. ठीक है. और अगर आपके पास G की वैल्यू अगर निकालनी है, इसी को बोला गया, बस इतने टर्म को बोला गया न्यूटन लॉ ऑफ फोर्स. ये आपके पास अगर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अगर मैं निकालता हूं देन G इज इक्वल टू में, ये इधर आया तो मल्टीप्लाई में, तो ये बना f r का स्क्वायर. ये मासेज इधर आ जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा दैट इज m1 m2. ये आपके पास आ गया G की वैल्यू. रही बात G का, अब यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसकी SI यूनिट की, SI यूनिट देख लेते हैं. अब देखो फोर्स की SI यूनिट हमें पता है, न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन फोर्स ने अपने नाम पे दिया था, डिस्टेंस को मीटर स्क्वायर से लिख सकता हूं, अपॉन में मास इंटू मास, किलोग्राम इंटू किलोग्राम करूंगा, किलोग्राम का स्क्वायर.
तो आपके पास ये टर्म बन गई, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज द एसआई यूनिट फॉर द ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और अगर आपसे पास अब एक नंबर में क्वेश्चन अराइज होता है फॉर द डायमेंशन फॉर्मूला, अगर मैं कहूं इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए, तो अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो मैं किससे निकाल सकता हूं, मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। कैसे? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा दैट इज MLT-2, ये आपके पास फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। डिस्टेंस, डिस्टेंस को लेंथ से लिखता हूं तो L का स्क्वायर अपॉन में आपके पास नीचे है मास, मासेस को लिख सकता हूं किससे, m से, तो m इंटू एम m का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करता हूं तो सोल्व करने पे क्या आएगा, ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास सिर्फ बचेगा m की पावर माइनस का 1, L आपके पास 3 हो जाएगा इंटू t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्लियर है सभी को? अब उसके बाद एक, ठीक है, समझ आया सबको? अब उसके बाद एक टर्म और है आपके पास, क्या, ये तो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब यहां से g की अगर वैल्यू पूछे आपसे, तो g की जो वैल्यू होती है वो कैसे सोल्व करूंगा, यहाँ पे फोर्स होगा, किस किस के, मैं यहाँ पे दो चीजें मान के चलता हूं, दिस वन इज द, सपोज कर लेता हूं अर्थ है आपके पास, और एक आपके पास मान लिया सन है। इन दोनों की अगर डिस्टेंस की, यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए बोला गया, तो जी अगर मास इसका रखता हूं, इसका मास रखता हूं, दोनों के बीच की डिस्टेंस और फोर्स को 1 न्यूटन, तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आई क्या, दैट इज 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 11 ऐसा यूनिट के साथ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपके पास आया यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू, विच इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, जो हमेशा इस तरीके से रहेगी। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब ये आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर सीजीएस में पूछे तो क्या चेंज हो जाएगा भाई, सीजीएस में डाइन हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, किलोग्राम का ग्राम हो जाएगा। जब इस टर्म को अगर सीजीएस में लिखता हूं, तो इस टर्म को मैं यहां लिख रहा हूं इन टर्म ऑफ सीजीएस, तो सीजीएस में लिखूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगा 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर, अब देखो न्यूटन है तो डाइन करूंगा 10 रेज टू पावर 5, तो वैसे ही हो गया। मीटर स्क्वायर है पर किलोग्राम, जब सारी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो ये आपके पास बचेगा माइनस का 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर ग्राम का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया सीजीएस में, अगर आपसे कोई सीजीएस में इसकी वैल्यू पूछता है तो। क्लियर है सभी को? नोट इट डाउन।